श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग आज के इस वीडियो में राजयोगाध्याय की चर्चा करेंगे। आपका विशेष कंसर्न होना चाहिए राजयोगाध्याय, अर्थात इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में राजयोग से संबंधित जो योग है उनकी चर्चा की गई है और यह जो राजयोग है इसका तात्पर्य भी समझना पड़ेगा। राज का अर्थ है राजा और योग का अर्थ है जुड़ना, अर्थात राजा के साथ जुड़ा हुआ, ऐसे भी समझ सकते हैं। या इसको दूसरे तरीके से समझेंगे कि कुंडली के अंदर ग्रहों का ऐसा संयोग, ग्रहों का ऐसा योग, दो ग्रहों या दो से अधिक ग्रहों की ऐसी स्थिति, उनकी स्थिति से उत्पन्न संयोग जिसे कि आप योग कह रहे हैं, वह व्यक्ति के जीवन में जब उसको राजा बना दे उसको राजयोग कहेंगे। अन्यथा इसके अतिरिक्त दूसरी बात हो सकती है कि राजा से संबंधित कर दे या राजा के समान कर दे। अब देखिए, प्राचीन काल में जब हजारों साल पहले ये पुस्तकें लिखी गई और यह ज्ञान तो बहुत पुराने समय का है, तो उस कालखंड में राजतंत्र होता था और सामान्यतः काफ़ी राजा भी देखने को मिलते थे। परंतु आज लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र में यह बृहत्पराशर शास्त्र की जो बातें हैं, ये राजाओं पर जो आप समझ रहे थे, जो पहले राजा की बात हो रही थी, आज वही बात गवर्नमेंट से संबंधित हो जाएगी, सरकार से संबंधित हो जाएगी। और राजयोग का तात्पर्य यह हो गया कि ये सामान्यतः उन लोगों की कुंडली में ऐसे योग मिलेंगे जिनको की किसी प्रकार से सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कोई मान्यता प्राप्त है। जैसे कि व्यक्ति कोई विधायक हो, मंत्री हो या ग्राम का प्रधान भी हो, वह भी राजा है। साथ ही साथ किसी जिले का डीएम हो, आईएएस अधिकारी हो, यह सब भी लोग भी एक प्रकार से राजा है, राजा से संबंधित है, राज्य के कार्य को कर रहे हैं तो राज्य से संबंधित है, तो इनका भी अपने आप में राजयोग स्पष्ट होता है। तो इसी प्रकार के योगों की बात हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ इन राजयोगों का एक विशेष संदर्भ यह भी समझना चाहिए कि इसका तात्पर्य यह भी है कि व्यक्ति के जीवन में सुख, ऐश्वर्य, धन, यश यदि बहुत ज्यादा मात्रा में है तो भी व्यक्ति सुखी है और यह भी उसका एक प्रकार से राजयोग है। जैसे लोग सामान्यतः कहते हैं, अरे भाई फलाना दोस्त या फलाना मित्र फलानी स्थिति में राज कर रहा है, मतलब वह सुखी है। तो आप राजयोग को कई संदर्भ में समझ सकते हैं। इसको सरकार से संबंधित समझ सकते हैं, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति सुखी है। तो राजयोगों का जो चर्चा की गई है वह बृहत्पराशर शास्त्र में जिस प्रकार से दी गई है, हम लोग उसकी बात इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो राजयोगाध्याय में सबसे पहले बताया गया है कि कारकांश लग्न और जन्म लग्न, इन दोनों से विचार किया जाना चाहिए। तो देखिए, कारकांश लग्न के बारे में, पद लग्न के बारे में, उपपद लग्न के बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में आपको बता रखा है। आज का यह वीडियो आगे का वीडियो है, इसलिए यदि आपको कारकांश कुंडली क्या होती है यदि नहीं पता है तो आप मेरा पीछे का वीडियो देख लेवें। और यहाँ पर जो बात बताई जा रही है राजयोग अध्याय में, वह ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कारकांश लग्न को देखिए और लग्न को देखिए, अर्थात D1 चार्ट को देखिए और इन दोनों को योग करके, इन दोनों को जोड़ करके देखिए, दोनों कुंडलियों को जोड़ करके देखिए। तो इसमें क्या देखना है यह भी जानते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने एक और बात सीखी थी, वह थे चर कारक। चर कारक में हम लोगों ने आत्म कारक, अमात्य कारक, भ्रातृ कारक, मातृ कारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक और दारक कारक का भी ज्ञान किया था, जिसको चर कारक कहते हैं, जिसको लोग सामान्यतः जैमिनी की का कारक कहते हैं। परंतु यह बृहत्पराशर शास्त्र में ठीक इसी प्रकार से वर्णित है और इस टॉपिक पर भी मैंने इसके पहले का एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर हमें लग्न कुंडली और कारकांश कुंडली को देखना है और इन दोनों कुंडलियों में हमें सबसे पहले देखना है आत्मकारक को और पुत्र कारक को। दूसरा हमें देखना है लग्नेश को और पंचमेश को। इन दोनों कुंडलियों में, अर्थात लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, माफ करिएगा, लग्न कुंडली और कारकांश कुंडली, इन दोनों कुंडलियों में आपने कुल 4 ग्रह पता किए। कौन कौन से? आत्मकारक, पुत्र कारक, लग्नेश और पंचमेश। कुल 4 ग्रहों की स्थितियां बनी 2 कुंडलियों से। अब इन दोनों ग्रहों का, अर्थात आत्मकारक और पुत्र कारक का संबंध बनता हो कारकांश कुंडली में और लग्न कुंडली में, साथ ही साथ लग्नेश का और पंचमेश का संबंध बनता हो लग्न कुंडली में और कारकांश कुंडली में। यदि
यह दोनों कुंडलियों में इन दोनों प्रकार के ग्रहों का आपस में संबंध बन रहा है, तो आप यह समझिए कि यह पूर्ण राजयोग हो गया। तो आप एक ग्रह के संयोग से आप उसे 25% का वेटेज दीजिए, अर्थात कारकांश कुंडली से और लग्न कुंडली को दोनों को 50% का वेटेज हो गया। इस 50% में आपने लग्नेश और पंचमेश को संयुक्त होते देख लिया तो 25%, और आत्मकारक को और पुत्र कारक को संयुक्त होते देख लिया तो फिर 25% हो गए। और दोनों कुंडलियों में इसी प्रकार से देखेंगे तो 25%, 25%, 25% एंड 25%, कुल मिला के पूर्ण योग तब होगा जब कारकांश कुंडली में, साथ ही साथ लग्न कुंडली में लग्नेश और पंचमेश, साथ साथ आत्मकारक और पुत्र कारक, यह दोनों ग्रह आपस में किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित कर रहे हो तो यह एक प्रकार से राजयोग उत्पन्न होता है। यह कैसे संबंध स्थापित होगा? जैसे कि मान लीजिए कि लग्नेश बैठता हो पंचम भाव में और पंचमेश बैठता हो लग्न में, यानी लग्नेश और पंचमेश का आपस में परिवर्तन योग हो जावे। साथ ही साथ आत्मकारक और पुत्र कारक, यह दोनों ग्रह लग्न में बैठते हो या पंचम भाव में बैठते हो, परंतु अपनी उच्चका या स्वराशि होकर के बैठते हुए, तथा ये ग्रह अपने नवमांश में होकर के शुभ ग्रहों के द्वारा देखे जाते हो। मतलब नवमांश में ये सब अपने नवमांश में हो, नवमांश बली हो और शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो, तो फिर ऐसी स्थिति हो जाने पर व्यक्ति महाराजा बनता है, महानायक बनता है। ऐसा जातक महाविख्यात और सुखी होगा। तो देखिए कितना अच्छा योग है। हमें दो कुंडलियों से कंफर्मेशन लेनी है, एक है लग्न कुंडली और दूसरा है कारकांश कुंडली। कारकांश कुंडली और लग्न कुंडली दोनों में हमें यह देखना है कि लग्नेश पंचमेश आपस में परिवर्तन संबंध करते हो, साथ ही साथ आत्मकारक और पुत्र कारक या तो लग्न में बैठ जाएं या तो पंचम में बैठ जाएं। साथ ही साथ बैठने के साथ साथ यह भी देखना है कि वह नवमांश में भी बली हो, अपने ही वर्ग के हो, अपने ही राशि में स्थित हो, और साथ ही साथ इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि लगती हो। यदि ये सारे कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो यह व्यक्ति महाराजा बनेगा, अर्थात इसको बहुत ज्यादा सुख मिलेगा जीवन में, इसको बहुत बड़ा सुख मिलेगा। आप सामान्यतः ये समझ सकते हैं कि कोई करोड़पति व्यक्ति आज के कालखंड में हो सकता है, बड़ा आदमी हो सकता है। अगला जो योग आया है वह आया है भाग्येश, यानी कि नवम भाव का अधिपति तथा आत्मकारक। आत्मकारक कौन सा ग्रह है? आत्मकारक वह ग्रह है जो कि चर कारकों में सबसे ज्यादा अंश प्राप्त करके आत्मकारक हो गया है। इसका ज्ञान हमने पिछले वीडियो में दे रखा है, तो आत्मकारक आप वहां से जाने। और दूसरा आपको यह जानना है कि नवम भाव का अधिपति को हम लोग भाग्येश कहते हैं। तो भाग्य भाव का अधिपति तथा आत्मकारक, यह दोनों ग्रह लग्न में बैठते हो, पांचवें भाव में बैठते हो अथवा सातवें भाव में बैठते हो। साथ ही साथ उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि लगती हो अथवा वह किसी शुभ ग्रह के साथ में हो। तो शुभ ग्रह में हमारे आएंगे बुध, गुरु और शुक्र। लग्नेश अथवा आत्मकारक ग्रह से द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में अथवा पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठते हो तो जातक निश्चय ही राजा बनता है। या इसके अतिरिक्त दूसरी कंडीशन यह है कि लग्नेश या आत्मकारक से तीसरे अथवा छठे भाव में सिर्फ पाप ग्रह बैठते हो। देखिए पाप ग्रहों के लिए तीसरा भाव और छठा भाव बड़ा उत्तम माना गया है। तो यदि वह लग्नेश से या आत्मकारक से तीसरे छठे में पाप ग्रह बैठते हो या ये दोनों भाव पाप ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसा जातक भी राजा बनता है। और यदि लग्न से या आत्मकारक से तीसरे और छठे भाव में यदि शुभ और अशुभ दोनों ग्रहों का संयोग से दृष्टि पड़ती हो, मिश्रित दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसा व्यक्ति धनवान होगा। परंतु अब यहाँ पर जो है उस तरह का राजयोग नहीं हो गया, तो व्यक्ति धनवान होगा, मगर यह बात स्पष्ट होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने जाना लग्नेश और आत्मकारक से जो विभिन्न संयोग बनते हैं उससे भी व्यक्ति राजा बनता है और सुख को प्राप्त करता है। तो अब हम यहाँ पर दो विभिन्न प्रकार की कुंडलियों के कंपैरिजन से राजयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ एक कुंडली नहीं पकड़ ले रहे हैं कि लग्न पकड़ लिया, नहीं, लग्न पकड़ा हमने, फिर हमने आत्मकारक को भी देखा, हमने कारकांश को भी देखा। तब अलग अलग संयोगों से हम लोग राजयोग फाइंड करने का प्रयास कर रहे हैं, और यह आप तभी कर पाएंगे जब आपने हमारा इसके पहले का भी वीडियो देखा होगा। अगला योग आता है कारकांश से या उससे पंचम भाव से। आपने कारकांश लग्न ज्ञात किया या कारकांश लग्न में जो पंचम भाव है उसको देखा, वहां पर शुक्र बैठता, अर्थात शुक्र जो है या तो कारकांश लग्न में बैठ जाए
या फिर पंचम भाव में बैठ जाए, तथा लग्न राशि पर भी शुक्र बैठता हो और पद लग्न यानी आरूढ़ लग्न पर भी शुक्र बैठता हो। मतलब इन दोनों में इसको एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, चाहे लग्न में बैठ जाए शुक्र, चाहे लग्न पद अर्थात आरूढ़ लग्न पर शुक्र बैठ जाए, इन दोनों में से किसी एक पर बैठ जाए और उस पर गुरु चंद्रमा की दृष्टि हो, अर्थात गुरु चंद्रमा की शुभ दृष्टि उस शुक्र पर पड़ती हो, अथवा गुरु शुक्र वहां पर, गुरु और चंद्र वहां पर बैठते हो, उनकी युति हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति राजा होता है। तो आपको क्या जानना है, आपको कारकांश कुंडली देखनी है। कारकांश कुंडली में यदि शुक्र बैठा है या कारकांश कुंडली में पंचम भाव में शुक्र बैठा हो, पहला तो ये ज्ञात करना है। यदि ये स्थिति मिल जाए तो फिर आपको लग्न देखना है या फिर आपको पद लग्न देखना है, आरूढ़ लग्न देखना है। यदि इन दोनों में से किसी एक स्थान पर शुक्र बैठा हो और उसको गुरु और चंद्रमा की दृष्टि लगती हो, अथवा गुरु चंद्रमा वहां पर उसके साथ ही बैठा हो, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति राजा बनेगा। यह भी बहुत ज्यादा सुख की बात हो गई। इसके अलावा एक योग आता है जिसमें कि जन्म लग्न, होरा लग्न और घटी लग्न, यह तीनों लग्न किसी एक ग्रह के द्वारा दृष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति भी राजा से संबंधित होता है। अगला जो योग है वो इस प्रकार से है कि लग्न के जो षडवर्ग हैं, षडवर्ग की बात हम लोगों ने पहले के वीडियो में कर रखी है, तो आप हमारे पहले के वीडियो से षडवर्ग देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने बात किया था कि विभिन्न 6 वर्ग होते हैं, उनको जोड़ करके हम लोग षडवर्ग की बात करते हैं। तो षडवर्ग में एक ही ग्रह विभिन्न लग्नों को देखता हो या वहां पर दृष्टि रखता हो या वहां पर स्थित हो, एक ही ग्रह का प्रभाव सभी लग्न के सभी षडवर्गों में हो, तो ऐसा ग्रह भी व्यक्ति को राजा बनाता है। और इसमें जितने ज्यादा स्थानों पर वह ग्रह देख रहा होगा उतना व्यक्ति को वह बली बनाता चला जाएगा। यदि कम स्थानों पर है तो फिर वह उसका बल का तारतम्य कम हो जाएगा। तो यह जो वर्ग है, आप जितने भी वर्ग देखते हैं तो उसमें उनका लग्न और लग्न किस ग्रह से प्रभावित हो रहा है, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है या किस ग्रह की दृष्टि है, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो योग है वो इस प्रकार से है कि जन्म लग्न, होरा लग्न और घटी लग्न, इन तीनों लग्नों में कोई उच्चस्थ ग्रह बैठा हो, कोई ऐसा ग्रह है जो कि उच्च का हो और तीनों लग्नों में उच्च का हो, जन्म लग्न, घटी लग्न और होरा लग्न, साथ ही साथ लग्न, दृष्काण और लग्न के नवमांश, इन तीनों में कोई उच्चस्थ ग्रह बैठता हो, कोई ऐसा ग्रह जो कि उच्च का हो, वह D9 चार्ट में, D3 चार्ट में और D1 चार्ट में भी उच्च का हो, तो ऐसा ग्रह भी व्यक्ति को राजा बनाता है। इसके साथ साथ जो अगला नियम है वो इस प्रकार से है कि पद लग्न में, आरूढ़ लग्न में चंद्र सहित शुभ ग्रह हो, वहां पर चंद्रमा भी बैठता हो और अन्य शुभ ग्रह भी बैठते हो। द्वितीय भाव में गुरु बैठता हो, पद लग्न से द्वितीय भाव में गुरु बैठता हो और उस गुरु पर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ती हो अथवा चंद्रमा पर और उन शुभ ग्रहों पर ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ती हो जो कि स्वयं उच्च भाव में, उच्च राशि में जाके विराजमान हो, तो यह योग भी राजयोग कारक होता है। तो यह योग कैसे बनेगा, आपको आरूढ़ लग्न अर्थात पद लग्न को ज्ञात करना है और यह देखना है कि क्या लग्न में चंद्रमा और शुभ ग्रहों की स्थिति है या चंद्रमा बैठा और शुभ ग्रहों की दृष्टि है। साथ साथ आपको यह देखना है कि यहाँ से द्वितीय भाव में गुरु बैठता हो और उस गुरु को अथवा चंद्रमा को कोई ऐसा ग्रह देखता हो जो कि उच्च राशि में हो, तो यह स्थिति में भी व्यक्ति राजा के समान हो जाएगा। अगला योग इस प्रकार से कि लग्न तथा द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो। देखिए, लग्न के साथ द्वितीय भाव का भी संबंध यहाँ बताया जा रहा है, तो लग्न और द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठते हो और तृतीय भाव में पाप ग्रह हो। देखिए, तृतीय भाव और छठे भाव को विशेष रूप से पाप ग्रहों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो इस योग में बताया गया कि तृतीय भाव में पाप ग्रह बैठे हों और चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, तो यह योग राजयोग कारक होता है। इस योग में उत्पन्न जातक राजा अथवा राजा के तुल्य होता है। अगला योग इस प्रकार से कि चंद्रमा, गुरु, शुक्र, बुध यदि अपने उच्च राशि के हों और धन भाव में बैठते हों, यानी कि धन भाव में कोई भी शुभ ग्रह चंद्रमा, शुक्र, गुरु, बुध उच्च का होकर के धन भाव में बैठते हों, तो यह भी अपने आप में एक बड़ा राजयोग होता है। इसके अलावा अपनी अपनी नीच राशि में, यानी कि छठे भाव, आठवें भाव और तीसरे भाव में जो ग्रह बैठ रहे हैं वह अपनी नीच राशि के होकर के बैठ जाएं। कौन से भाव में, तीसरे, छठे और आठवें भाव में ग्रह नीच का होकर के बैठ जाएं और लग्नेश अपनी उच्च राशि में हो और लग्न को देखता हो, तो ऐसे में भी यह राजयोग होता है। यह राजयोग कब होगा, जब लग्नेश अपने उच्च का होकर के लग्न को देखता हो और तीसरे भाव में कोई नीच का ग्रह बैठता हो, छठे भाव में भी कोई नीच का ग्रह बैठता हो और आठवें भाव में भी कोई नीच का ग्रह बैठा हो,
तो इस योग में भी व्यक्ति के जीवन में राजयोग उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद जो अगला योग आता है वो आता है षष्ठेश, अष्टमेश और व्ययेश, यानी 6, 8, 12 के अधिपति अपने नीच राशियों में चले जाएं, या वे शत्रु गृह में हो या अस्त हो, और लग्नेश अपनी उच्च ग्रह राशि में बैठता हो और वह लग्न को भी देखता हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के जीवन में राजयोग उत्पन्न हो जाता है। अगला योग इस प्रकार से कि सभी शुभ ग्रह केंद्र में बैठते हो। सभी शुभ ग्रह यानी कि बुध, शुक्र, गुरु, यह तीनों ग्रह केंद्र में बैठते हो और दशम भाव का अधिपति अपनी राशि का हो करके, अर्थात स्वग्रही हो करके अथवा उच्च राशि में बैठ करके, यानी दशमें से या तो स्वग्रही हो या उच्च का हो, और ऐसी स्थिति में वह लग्न को देखता हो, तो यह भी एक राजयोग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रहों का योग हो गया। अगला योग इस प्रकार से कि आत्मकारक ग्रह शुभ राशि में बैठता हो। जो आत्मकारक है वह शुभ राशि में बैठता हो, शुभ ग्रह के नवमांश में बैठता हो, अर्थात D1 D9 दोनों में वह शुभ ग्रहों के राशि में नवमांश में जाकर के बैठता हो। कौन? वह है आत्मकारक। तो यह भी व्यक्ति को जीवन में धनवान बनाता है, यह धनवान होने का योग हो गया। इसके अलावा कारकांश कुंडली से केंद्र में यदि शुभ ग्रह बैठते हो तो भी व्यक्ति राजा होता है, यानी वह भी व्यक्ति सुखी है। इसके बाद जो अगला योग आता है वह आता है लग्न का पद और सप्तम भाव का पद, अर्थात आपको यह देखना है कि लग्नेश लग्न से कितनी दूरी पर है और सप्तमेश सप्तम भाव से कितनी दूरी पर है। यह ग्रह जहां जहां पर स्थित है वहां से उतने भाव और आगे जब आप जाएंगे तो लग्न का पद और सप्तम भाव का पद आपको ज्ञात हो जाएगा। तो लग्न का पद और सप्तम का पद परस्पर केंद्र में स्थित हो, तीसरे 11वें में स्थित हो, 5वें 9वें में स्थित हो। यदि ऐसी स्थिति लग्न के पद और सप्तम के पद में बन रहा है तो यह भी एक प्रकार से राजयोग बनता है। इसके बाद जो अगला योग है वह है भाव लग्न, होरा लग्न और घटी लग्न। इन तीनों लग्नों को यदि कोई ग्रह उच्च का होकर के देखता हो तो यह भी एक अच्छा राजयोग है। देखिए अगला योग इस प्रकार से है कि 2 लग्न की राशि को, अर्थात D1, D9 और D3, इनको एक ही ग्रह देखता हो, इनको एक ही ग्रह देखता हो और वह उत्तम स्थिति में है, तो यह भी एक प्रकार से राजयोग हो जाता है। अगला योग इस प्रकार से है कि लग्न का पद, अर्थात आरूढ़ लग्न, साथ साथ चंद्रमा, आरूढ़ लग्न या चंद्रमा या कहा गया है, इन दोनों में कोई एक स्थिति हो के साथ उच्चस्थ ग्रह का योग हो, अर्थात आरूढ़ लग्न पर किसी उच्च ग्रह का संबंध बन जाए या चंद्रमा के साथ किसी उच्च ग्रह का संबंध बन जाए तो यह भी व्यक्ति को राजा बनाता है। परंतु इस उच्च के ग्रह के साथ गुरु और शुक्र का संयोग होना आवश्यक है। कंडीशन लगी हुई है कि लग्न के आरूढ़ लग्न के साथ चंद्रमा के साथ किसी उच्च के ग्रह ने, कोई ग्रह है जो अपनी उच्च राशि में बैठा है, उसने संबंध स्थापित कर लिया आरूढ़ लग्न से या चंद्र लग्न से, उसके बाद उस पर जो है गुरु शुक्र की दृष्टि लग जाए या उसके साथ गुरु शुक्र का संबंध बन जाए उस ग्रह के साथ, तो वह ग्रह व्यक्ति को जीवन में राजयोग प्रदान करता है। और यदि गुरु शुक्र का संबंध न हो तो उस ग्रह को किसी उच्च ग्रह का, मतलब एक अन्य उच्च ग्रह का संबंध बन जाए तो फिर वह व्यक्ति को जीवन में राजा बना देगा, यानी कि सुख प्रदान कर देगा। अगला जो योग है वह इस प्रकार से है कि लग्न पद में शुभ ग्रह स्थित है, लग्न पद यानी आरूढ़ लग्न में शुभ ग्रह स्थित हो और उससे द्वितीय भाव में गुरु बैठता हो, यानी आरूढ़ लग्न से द्वितीय भाव में गुरु बैठता है। यानी कि देखिए अब हमें समझना पड़ेगा कि द्वितीय भाव का गुरु बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, तो यह भी राजयोग कारक हो जाता है। अर्थात आरूढ़ लग्न में चंद्रमा बैठता हो, कोई शुभ ग्रह बैठता हो, साथ ही साथ गुरु द्वितीय भाव में बैठता हो, तो यह एक प्रकार से राजयोग है, मतलब सुख है, व्यक्ति के जीवन में सुख है। इसके बाद जो अगला योग आता है वह है कि 6, 8, 12 के स्थानों के अधिपति अपनी नीच राशि में जाके बैठते हो और वह लग्न को देखते हो, तो यह भी एक प्रकार से राजयोग हो जाता है। अगला योग इस प्रकार से कि चौथे भाव, दशम भाव, द्वितीय भाव और एकादश भाव के अधिपति लग्न को देखते हो और पद लग्न से एकादश भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ती हो और पद लग्न में शुभ ग्रह बैठता हो, तो यह जातक भी राजा के समान होता है। अगला योग इस प्रकार से कि यदि छठे, 8वें, तीसरे और 11वें भाव में कोई ग्रह बैठे हो और वह नीच के हो और लग्न को देखते हो, नीच के भी हैं और लग्न को भी देख रहे हैं, तो यह भी एक प्रकार से राजयोग होता है। लग्न का नवमांश अधिपति, लग्न का नवमांश अधिपति शुभ ग्रह होकर केंद्र में स्थित हो तो यह जातक राजा होता है, यानी कि लग्न जिस नवमांश में पड़ा उस नवमांश का अधिपति यदि केंद्र में बैठता हो तो ऐसा जातक भी राजा होता है। ये सब शुभ योग है, एक प्रकार से कुंडली कितनी बली है इसका संकेत दे रही है।
आगे के जो योग हैं वह है स्थान भेद, दृष्टि भेद और योग भेद से राजा किस प्रकार से ग्रह बना देते हैं उसको जानते हैं। तो जो अगला योग आता है वो आता है नवम स्थान अधिपति मंत्री होता है, यानी कि नवम स्थान में का स्वामी जो है, जो भाग्येश है, वह जीवन में बहुत बड़ा मंत्री, एक प्रकार से उसे मंत्री समझिए। और पंचमेश तो विशेष मंत्री होता है। पंचम भाव के अधिपति को भी आप मंत्री समझिए, यानी पंचम भाव और नवम भाव के स्थान को आप मंत्री का स्थान समझिए। और यह दोनों भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हो, यानी पंचमेश नवमेश का आपस में किसी प्रकार का संबंध है, तो यह व्यक्ति को जीवन में मंत्री बनाने के लिए बहुत अच्छा योग हो गया। अर्थात यह भी एक प्रकार से राजयोग हो गया। तो यह राजयोग कब बना? जब पंचम भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति आपस में संबंध स्थापित करते हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे दूसरे के स्थान पर बैठते हो। अगला योग इस प्रकार से कि चतुर्थेश दसम भाव में और दसमेश चतुर्थ भाव में बैठता हो और इन पर पंचम भाव के अधिपति या नवम भाव के अधिपति की दृष्टि लग जाती हो, तो यह भी व्यक्ति राजा बनेगा। अर्थात 4 और 10 का आपस में परिवर्तन योग हो जाए और फिर इसको चाहे तो पंचमेश की दृष्टि लग जाए, चाहे तो नवमेश की दृष्टि लग जाए, किसी एक की दृष्टि लग जाएगी तो योग फलित भूत हो जाएगा और व्यक्ति को राजयोग प्रदान करेगा, यानी जीवन में सुख प्रदान करेगा। अगला योग इस प्रकार से है कि प्रथम भाव यानी लग्नेश, चतुर्थ भाव यानी चतुर्थेश, पंचम भाव यानी पंचमेश और दसम भाव यानी दसमेश, इन चारों भाव के अधिपति, इनमें से कोई भी एक ग्रह यदि नवम भाव के अधिपति के साथ संयोग कर ले तो यह भी राजयोग होता है। अगला योग इस प्रकार से कि यदि चौथे भाव का स्वामी अथवा दसम भाव का स्वामी पंचम भाव के अधिपति या नवम भाव के अधिपति के साथ संयोग किसी प्रकार से कर लें तो यह भी एक प्रकार से राजयोग होता है। अगला योग इस प्रकार से है कि शुक्र से युक्त होकर गुरु अपने घर का नवम भाव में बैठता हो, यानी नवम भाव में गुरु स्वग्रही हो और वहां पर शुक्र भी स्थित हो, तो यह भी राजयोग बना देता है। या गुरु नवम भाव में स्वग्रही होकर के बैठता हो और उसके साथ पंचमेश आ जाए, पंचम भाव का अधिपति आ जाए, तो यह भी व्यक्ति को राजा बना देता है। एक बहुत अच्छा योग दिया गया है कि मध्याह्न अर्थात दोपहर में 12 बजे, है ना, और मध्य रात्रि यानी रात को 12 बजे, इन मध्याह्न और मध्य रात्रि को 2:30 घटी की जो बेला होती है वो बड़ी शुभ होती है। और इस 2:30 घटी में जो व्यक्ति उत्पन्न होगा वह भी बहुत शुभ होता है, राजा के तुल्य होता है। यह आप एक तरीके से जान लीजिए कि प्रतिदिन का अभिजीत नक्षत्र आपको ज्ञान करना है और यह प्रतिदिन जो है दोपहर में भी होता है और मध्य रात्रि में भी होता है। तो इसी का संकेत बृहत्पराशर होरा शास्त्र कर रही है कि मध्याह्न और मध्य रात्रि के अनंतर 2:30 घटी की शुभ बेला होती है। 2:30 घटी की जो शुभ बेला है, इसी 2:30 घटी के अंतराल में यदि किसी का जन्म हुआ है तो वह भी राजयोग देता है। अगला योग इस प्रकार से कि चंद्रमा और शुक्र यदि तृतीय और एकादश स्थान में बैठते हो अथवा चंद्रमा या शुक्र कहीं पर भी बैठते हो, परस्पर एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध स्थापित करते हो, तो यह भी एक प्रकार का राजयोग है। अगला योग इस प्रकार से कि बल युक्त चंद्रमा, मतलब चंद्रमा बलवान हो, वर्गोत्तम नवमांश में बैठता हो और उस पर 4 ग्रह, 5 ग्रह या 6 ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे योग में उत्पन्न होने वाला जातक भी राजा होता है, मतलब सुखी है। किसी कुंडली में आपने देखा कि लग्न है और वह वर्गोत्तम है और उस लग्न पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक भी सुखी होगा, राजा के समान होगा। यदि 3 ग्रह, अगला योग इस प्रकार से कि यदि 3 ग्रह उच्च का राशि के हों, 3 ग्रह आपने कुंडली में पाया कि 3 ग्रह उच्च राशियों में उपस्थित हैं, तो ऐसा व्यक्ति यदि राजा के घर में उत्पन्न होगा तो राजा होगा, और यदि हीन कुल में उत्पन्न होगा तो भी राजा के समान पहुंचेगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। या 3 से अधिक ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह यदि उच्च के हों, मूल त्रिकोण में बैठते हों, तो ऐसे जातक नीच कुल में उत्पन्न होकर के, यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न होकर के भी कल को वह बड़े राजा बन सकते हैं। यानी कि गरीब के घर में पैदा हुआ परंतु उस कुंडली में 4 ग्रह, 5 ग्रह उच्च के थे, तो ऐसा जातक जो है वह भले ही गरीब के घर में जन्म लिया है पर वह बड़ा आदमी बन जाएगा। और यदि कुंडली में 6 ग्रह उच्च के हों तो ऐसा जातक चक्रवर्ती राजा भी बन सकता है। अगला योग इस प्रकार से है कि गुरु, बुध, शुक्र, इनमें से कोई भी एक ग्रह स्वग्रही अथवा उच्च का हो और अन्य शुभ ग्रह केंद्र में बैठते हो, तो ऐसा जातक भी राजयोग प्राप्त करता है, उसको भी सुख मिलता है। अगला योग इस प्रकार से है कि समस्त शुभ ग्रह केंद्र में बैठते हो, यानी 1, 4, 7, 10 भाव में जाकर के बैठ जाएं और समस्त पाप ग्रह जाकर के 3, 6 और एकादश भाव में बैठ जाएं, तो यह भी व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार का राजयोग है। तो इस प्रकार से हमने बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत दिए गए राजयोगों का अध्ययन आज के इस वीडियो में किया। आशा करता हूं कि आज इस वीडियो में बताया गया राजयोगों का वर्णन
आपको पसंद आया होगा। आगे मैं अन्य योगों की भी चर्चा करूंगा जो एज पर बृहत पराशर होरा शास्त्र ही है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आगे मैं इन योगों के ऊपर केस स्टडी और एग्जाम्पल भी लेकर के आऊंगा। अभी मैं आपको योगों का वर्णन कर दे रहा हूं, फिर जैसे जैसे मुझे कुंडलियां मिलती चली जाएंगी मैं उन पर अध्ययन करके भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।